हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस पेपर्स विद आकाश। और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ आरएस प्री 2018 में जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है यहाँ। पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। चौथा है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो पहला ऑप्शन है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये बिल्कुल सही है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सेकंड ऑप्शन है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। यहाँ इसके जो सदस्य थे वो भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारत के राज्यों की जो विधानसभाएं थी उनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा यहाँ चुने गए थे, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। तो बी दूसरा गलत हो गया। अब तीसरी बात करते हैं, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। तो यह भी गलत है, ये एक बहुदलीय संरचना थी। यहाँ बहुत सारे दल थे, संविधान सभा में बहुत सारे दल थे। तो ये तीसरा भी गलत है। चौथा देखते हैं, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। हाँ, ये सही है, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो यहाँ ऑप्शन है फर्स्ट और लास्ट वाला, ए और डी यहाँ सही हैं। और आपको कूट दिए हैं, कूट देखिए, ए और डी, ए और बी, बी और सी। तो यहाँ आंसर हुआ आपका ए और डी। देखिए, यह है संविधान सभा का चित्र। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी। वो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के। और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जामों में, संविधान सभा कितने दिन तक चली? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन की बैठक इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करें अंत स्थापित किया गया। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ आंसर है 15वें संविधान संशोधन द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम बताइए। तो यानी आपको समय बताना है कि कौन सा केस किस सन में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सेकंड है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तीसरा है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। डी है, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, मूल अधिकारों से जो संबंधित निर्णय हुए थे उनमें से जो ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य है वो सन 1950 ईस्वी में यह केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ डी सबसे पहले हुआ है। फिर उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह सन 1967 ईस्वी में लड़ा गया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। फिर है केशवानंद भारती, यह सन 1973 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये सन 1900 ईस्वी में 1980 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये जो चारों केस थे ये मूल अधिकारों से संबंधित थे। देखिए, गोलकनाथ वर्सेस जो स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, वो 1967 में लड़ा गया था। और यह निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था 1973 ईस्वी में, उसमें न्यायालय ने यह कहा कि संसद मूल अधिकारों वाले भाग में संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग का, परंतु संविधान का संशोधन करके संविधान की आधारभूत संरचना यानी मूलभूत ढांचा को ना तो वो समाप्त कर सकती है और ना ही नष्ट कर सकती है।
गोलकनाथ मामले के बाद किसी भी मूल अधिकार को ना तो छीना जा सकता था और ना ही नष्ट किया जा सकता था। केशवानंद मामले के बाद न्यायालय को यह निश्चित करना है कि कोई मूल अधिकार आधारभूत लक्षण है या नहीं। यदि वह आधारभूत लक्षण है तो कभी भी हटाया नहीं जा सकता। चित्र में जो दाईं तरफ है ये है केशवानंद भारती जी। और अब बात करते हैं मिनर्वा मिल्स 1980 के इस बारे में। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो केस था, इसमें यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड 4 इनवैलिड है, क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है। अतः 42वें संविधान संशोधन के उक्त प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती। ए.के. गोपालन वर्सेस अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ऑप्शन में है ए.आर. अंतुले, एस.एस. रे, हरदीप जोशी, सी.एम. स्टीफन। और सही उत्तर का चयन आपको कूटों के द्वारा करना है। ये आपके पास कूट हैं 1, 2, 3 और 4, इनमें से देखना है आपको कि कौन सा कूट सही है। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, जो हरदीप जोशी हैं वो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, और ए.आर. अंतुले जी, एस.एस. रे और सी.एम. स्टीफन ये सदस्य रहे हैं। और यहाँ कूट 3 सही है, ए, बी और डी, सी नहीं है यहाँ। देखिए, ये हैं स्वर्ण सिंह जी। ये भारत सरकार में लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे थे। सन 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य भी हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन ने संविधान के भाग 4A का नया हिस्सा जोड़ा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत कुछ राज्य संघ क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है फर्स्ट 240 का कै जो है उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप है। सेकंड में है 240 ख में लक्षद्वीप। थर्ड 240 ग में पुदुचेरी। चौथे में 240 घ में दमन और दीव। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 240 एक का ग पुडुचेरी से। 239 जो है अनुच्छेद 239 वो पुदुचेरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975। चौथा है 26 जून 1975। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, 25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। देखिए, 25 जून को राष्ट्रपति जी फखरुद्दीन अली अहमद ने उद्घोषणा करके आपातकाल की घोषणा की थी, और 26 जून 1975 को तत्कालीन पीएम जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने देश में आपातकाल घोषित किया। आपातकाल का 1975 से 77, 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने भारत में आपातकाल लागू था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे, नागरिकों के अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई, और यह देश में तीसरी बार आपातकाल हुआ था। 1968 में भारत चीन युद्ध के समय पहला आपातकाल, और दूसरा 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय लगाया गया था। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक
इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी का अभियान चलाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ऑप्शन में है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, सेकंड है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, थर्ड है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, चौथा है एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो यहां आंसर है एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में। देखिए, अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति जी लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 19 या 20, 21 या 22। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो यहां आंसर है 20 मामले एक दिन में अधिकतम उठाए जा सकते हैं। देखिए, ये लोकसभा के सचिवालय से निकाला गया प्रेस नोट है, जिसके अंतर्गत नियम 377 के अधीन कौन कौन से मामले हैं उनको स्पष्ट करता है यह प्रेस नोट। और यहाँ इसमें बताया गया है कि प्रतिदिन 20 सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी जाती है। तो 20 सदस्यों के बारे में यहाँ बताया गया। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। ऑप्शन में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। और सही उत्तर का चयन आपको कूट के माध्यम से करना है। यहाँ 4 कूट दिए हैं, आपको सोचना है कि कौन कौन से कूट सही हो सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड है, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए, निम्नांक जो भारतीय संसद की वित्तीय समिति है उसमें प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, लोक उपक्रम समिति है, लेकिन संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति नहीं है। तो यहाँ आंसर तीसरा कूट है, ए, बी और सी। देखिए, ये जो मीटिंग हो रही है प्राक्कलन समिति की मीटिंग है, संसद की वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई स्थायी समितियों में से एक है यह प्राक्कलन समिति। इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया, जिसमें 30 सदस्य हैं जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से ही करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है और यह प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ये सिफारिशें करता है। देखिए, ये जो चित्र है लोक लेखा समिति का चित्र है और लोक लेखा समिति को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिए गए होते हैं उनकी जांच करती है। लेखा परीक्षण से संबंधित लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। और ये जो कमेटी है ये लोक उपक्रम समिति है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। और यहाँ कुछ व्याख्या भी दी गई है कि संसद की 3 प्रमुख समितियों में से लोक उपक्रम समिति एक है। यह समिति 1 मई 1964 को अस्तित्व में आई। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, बिल्कुल लोक लेखा समिति की तरह। इस समिति के अन्य सदस्यों का चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का 1 मत होता है और इसकी समय सीमा भी दी गई है। इस समिति की अवधि 5 वर्ष होती है। प्रति वर्ष कुल सदस्यों का 1/5 भाग क्रम से अवकाश ग्रहण करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है।
ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड है, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ ऑप्शन तीसरा सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ऑप्शन है गोरवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संथानम समिति या भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ आंसर है संथानम समिति। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। देखिए ये जो डाक टिकट पर जिनका चित्र है ये है पंडित के संथानम जी। संथानम समिति का गठन सन 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम की अध्यक्षता में की थी। भारत सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार के विभिन्न पक्षों की तहकीकात करने तथा इस पर रोक लगाने के उपायों की सिफारिश करने का कार्य इसे सौंपा गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भी किया गया था। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभागों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य से संथानम समिति की अनुशंसा पर 1964 में एक संकल्प द्वारा की गई थी। प्रारंभ में यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, परंतु बाद में 23 अगस्त 1998 को जारी राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा इसे संवैधानिक और बहुसदस्यीय बना दिया गया। संसद द्वारा 2003 में सीवीसी को एक सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। संसद द्वारा 2003 में इसके लिए संसद द्वारा एक विधेयक को पारित किया गया। 11 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 प्रभावी हो गया। और ये इसका हेडक्वार्टर है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की जो शुरुआत है किस देश में हुई? ऑप्शन है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका देश में हुई थी सर्वप्रथम।